महाराष्ट्र में कानून साज कौंसिल इंतखाबात के नताइज के बाद सियासी मंजरनामा तब्दील होता दिखाई दे रहा है, जो उद्धव ठाकरे हुकूमत के लिए अच्छी अलामत नहीं है। वैसे भी राज्यसभा चुनाव में मिली शिकस्त के बाद महाविकास अघाड़ी को एमएलसी इंतखाबात में वापसी की उम्मीद थी, लेकिन नताइज चौंकाने वाले हैं। एमएलसी चुनाव में बीजेपी की 5 उम्मीदवार बाजी मार ले गए हैं। नताइज के ऐलान से मिले झटके से अघाड़ी अभी उबर भी नहीं पाई थी कि शिवसेना रुकने असेंबली एकनाथ शिंदे की सूरत में होने की खबर से खलबली मच गई है। एकनाथ शिंदे के हमरा 11 अरकान असेंबली सूरत में हैं। जराये के मुताबिक मजीद 9 अरकान असेंबली सूरत पहुंचने वाले हैं। सियासी सूरत हाल का जायजा लेने और इससे निपटने के लिए वजीर आला उद्धव ठाकरे ने मीटिंग तलब की है। उधर एकनाथ शिंदे भी दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आम्ही आहोत, सगळेच आहोत ना। हे आम्हाला तुम्ही शिकवू नका बाळासाहेबांची निष्ठा काय आहे, आणि तुम्हाला बाळासाहेब ठाकरेंचं नाव घ्यायचा अधिकार नाही, हक्क नाही। बाळासाहेब ठाकरे जरी आज असते तरी त्यांनी या सरकारला आशीर्वाद दिला असता। पण ही गोष्ट खरी आहे की कुठेतरी आमदार जे होते नाराज होते, त्यामुळे इतक्या मोठ्या प्रमाणात कालच्या निवडणुकीत मतं फुटली। बघा, मोठ्या प्रमाणात फुटली हा शब्द बरोबर नाही। काही मतांचे हिशोब लागत नाही, 2 किंवा 3, त्याच्यामध्ये मला किंवा शिवसेनेला कोणत्याही प्रकारचं तथ्य वाटत नाही। नक्कीच काही ठिकाणी संशयास्पद असं वातावरण निर्माण झालेलं आहे काही बाबतीमध्ये, हे सुद्धा दूर होईल। महाराष्ट्रामध्ये राजस्थान आणि मध्य प्रदेश पॅटर्न प्रमाणे उद्धव ठाकरेंचं सरकार पाडावं अशा प्रकारचं एक हालचाल गेल्या काही दिवसापासून सुरू आहे। पण मध्य प्रदेश पॅटर्न, राजस्थान पॅटर्न हा महाराष्ट्रात चालणार नाही। त्यांचे प्रयत्न नक्कीच सुरू आहेत। या पद्धतीनं तुम्हाला किंगमेकर होता येणार नाही, ज्या पद्धतीनं तुम्हाला महाराष्ट्र अस्थिर करता येणार नाही, आणि या पद्धतीनं तुम्हाला महाराष्ट्राच्या छातीवर घाव घालता येणार नाही। शिवसेनेवर घाव घालणं म्हणजे महाराष्ट्र दुबळा करणं। आपण पाहिलं असेल की मुंबई प्रदेश भारतीय जनता पक्षाचे जे अध्यक्ष आहेत मंगलप्रभात लोढा, त्यांनी कालच्या विधान परिषदेच्या निकालानंतर मुंबईवर ताबा मिळवण्याची भाषा केली। यांची पावलं कोणत्या दिशेने पडतात ती तुम्ही समजून घ्या। आता मुंबईवर ताबा मिळवू, मुंबईवर विजय मिळवू म्हणजे काय मिळवू? म्हणजे यासाठीच तुम्ही फाटाफूट घडवून आणताय का की मुंबईवर विजय मिळवण्यासाठी शिवसेनेला आधी कमजोर केलं पाहिजे, शिवसेना दुबळी केली पाहिजे? हे फार मोठं कारस्थान आणि षडयंत्र आहे। अशा प्रकारचं भाकीत आम्ही यापूर्वी सुद्धा केलेलं आहे। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए गांधीनगर से हमारे नुमाइंदे कृतेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृतेश, आपसे जानना चाहेंगे, महाराष्ट्र की सियासत में अभी हलचल देखने को मिल रही है और वहीं एकनाथ शिंदे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या कुछ तवक्कुआत? बिल्कुल, जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार में जो शिवसेना की सरकार है उसमें भीष्म पिता या चाणक्य माने जाने वाले एकनाथ शिंदे काफी लंबे समय से शिवसेना से नाराज थे और नाराजगी के चलते और बीती रात को वो अपने साथ 10 एमएलए, कुल मिला के 11 लोग और उनके साथ उनके समर्थक मतलब 30 लोग सूरत की होटल में आके रुके हुए हैं। हालांकि थोड़ी देर पहले ही 9 से अधिक विधायक बाय रोड महाराष्ट्र से गुजरात आने के लिए निकले। जिस तरह से शिवसेना की ये सरकार थी उसमें लंबे समय से नाराजगी थी, अब नाराजगी उभर के बाहर आई है और कभी किसी भी समय ये लोग जो काफी लंबे समय के भाजपा के आला अधिकारी नेताओं से संपर्क में थे, गुजरात के बड़े नेताओं के संपर्क में थे, कभी भी वो लोग शिवसेना से अपना इस्तीफा दे के भाजपा को ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी गुंजाइश मानी जा रही है। 2 बजे के बाद गुजरात प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के साथ मिलके एक मीटिंग के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले में खुलासा किया जाएगा। पर जिस तरह से एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र का काफी बड़ा नाम माना जाता है और शिवसेना के भीष्म पिता माने जा रहे हैं, उनकी नाराजगी के चलते महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह से
वो नाराज होकर अपने साथ 10 विधायकों लेके सूरत पहुंचे हैं बीती रात को, जिसके चलते माना जाता है कि महाराष्ट्र के राजकारण में काफी बड़ा भूकंप आया हुआ है। जी, नताइज से तो साफ तौर पर हार की समझ ही आ जाती है, लेकिन उसके बाद क्या कुछ सामने निकल कर आ जाएगा, उसके ताल्लुक से आपसे तफसीलात चाहेंगे। बिल्कुल, जो महाराष्ट्र के विधायक है, एमएलए है, वो बीती रात को सूरत की मैरियट होटल जो डुमस एयरपोर्ट के पास आई हुई है, वहां आके रुके हुए हैं। लगातार पुलिस ने पूरी होटल की घेराबंदी कर ली है, किसी व्यक्ति को अंदर जाने दिया नहीं जा रहा है। हालांकि जो 11 विधायक है वो गुजरात के भाजपा के बड़े नेताओं के संपर्क में है, वो कभी भी शिवसेना में अपना इस्तीफा देके भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं और इसी के साथ महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार गिरने की गुंजाइश सबसे ज्यादा मानी जा रही है। जिस तरह से एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की शिवसेना के भीष्म पिता माने जा रहे हैं, उनकी नाराजगी महाराष्ट्र सरकार को सबसे महंगी पड़ सकती है। केंद्र सरकार के आला अधिकारी होटलों पे पहुंच रहे हैं, लगातार मीटिंग का दौर चल रहा है और 2 बजे के बाद गुजरात प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पहुंचने के बाद पूरे मामले से पर्दा हटाया जाएगा। हालांकि और 9 विधायक महाराष्ट्र से बाय रोड सूरत आने के लिए निकल चुके हैं। करीबन 1 बजे तक वो विधायक भी यहाँ पहुंच जाएंगे। करीबन 20 जितने विधायक अपनी ही पार्टी शिवसेना से नाराज है, ऐसी बात सूत्रों से जानने को मिल रही है। तो चलिए, तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। महाराष्ट्र कानून साज कौंसिल के नताइज से महाविकास अघाड़ी को एक और झटका लगा है। इस नताइज से कांग्रेस आला क़यादत खफा है। कांग्रेस आला क़यादत का मानना है कि क्रॉस वोटिंग के सबब इसके उम्मीदवार की हार हुई है। नंबर होने के बावजूद कांग्रेस उम्मीदवार की हार हुई। कांग्रेस आला कमान ने अपने महाराष्ट्र के वज़रा और अरकान असेंबली को दिल्ली तलब किया है। ये तब हुआ जब रियासत के वजीर आला उद्धव ठाकरे को महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों की जीत की कभी उम्मीद थी। उन्होंने ये दावा किया था कि वोटों का बंटवारा नहीं होगा, लेकिन नताइज बताते हैं कि क्रॉस वोटिंग हुई और बीजेपी के 5 उम्मीदवार कामयाब हुए। भाजपा की जो राजनीति है, केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग, केंद्र की तपास यंत्रणा का दुरुपयोग और सत्ता से पैसा और उसमें और सत्ता कैसे कमाना, यही उनकी रणनीति रही है। ये असत्य के तरफ भारतीय लोकतंत्र को लेके जा रही है और इसलिए सत्य की विजय होगी। थोड़ा सा रहता है धूप छाव, जो निसर्ग का नियम है, उस तरह से परिस्थितियां रहती है, लेकिन ये धूप निकल जाएगी और सब अच्छा होगा। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बराह रास्त रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि सिसोदिया, आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस के दफ्तर में अभी किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं वो दिल्ली अभी अंदर बैठे हुए हैं। कांग्रेस के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल भी कुछ देर पहले पहुंचे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो पहले इंचार्ज हुआ करते थे महाराष्ट्र को, वो भी यहाँ पहुंचे हुए। हालांकि सूत्रों ने बताया कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार को कोई खतरा नहीं है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के विधायकों की बैठक बुलाई गई है। जो बाला साहब थोराट हैं उनके आवास पर बैठक होगी, जहाँ पे अशोक चौहान से लेकर जो तमाम कांग्रेस के विधायक पहुंचेंगे। संकट इस बात को लेकर है कि करीब सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि 20 से अधिक ऐसे विधायक महाविकास अघाड़ी के जो महाराष्ट्र से दूसरे स्टेट में जा चुके हैं और उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है लीडर्स से। तो ऐसा माना जा रहा है कि सरकार को लेकर संकट जरूर है। हालांकि कांग्रेस के जो नेता है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि संकट नहीं है। अभी बड़ी बैठक चल रही है जिसमें तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता है वो मौजूद हैं और महाराष्ट्र में जो कांग्रेस के विधायक हैं वो बाला साहब थोराट के आवास में बैठक करेंगे। जी। रवि, ये बताया कि लीडरान का वहां पर कब तक आने का तवक्को है? देखिए, करीब बताया जा रहा है कि 12:30 बजे के बाद बैठक शुरू होगी और अभी हालांकि अशोक चौहान पहुंच चुके हैं बाला साहब थोराट के आवास पे। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में जो संगठन महासचिव हैं के सी वेणुगोपाल, उन्होंने बैठक बुलाई है। इस बैठक में जो बड़े लीडर्स हैं उनसे मंत्रणा चल रही है कि आखिर ऐसा कैसे हो, क्योंकि अगर आप पूरे प्रकरण को देखें तो पिछले 10 दिनों के अंदर दूसरा वाकया होगा जब महाविकास अघाड़ी का कोई कैंडिडेट हारा है। इससे पहले जब राज्यसभा के चुनाव थे तो उस दौरान भी महाविकास अघाड़ी का एक कैंडिडेट हारा था और बीजेपी के कैंडिडेट की जीत हुई थी। कल जिस तरह से विधान परिषद में जो चुनाव हुए थे उसमें भी कांग्रेस का जो कैंडिडेट था उस कैंडिडेट की हार हुई है। तो ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर कांग्रेस के पास सरकार है, नंबर, तो उसके बावजूद उनके कैंडिडेट क्यों हार रहे हैं।
तो इसी बाबत एक बैठक बुलाई गई है। हालांकि सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि सरकार को लेकर कोई खतरा नहीं है, लेकिन दूसरे खेमे की अगर बात करें तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 20 से 25 ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं, जिनसे जो लीडर्स महाविकास अघाड़ी के उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। तो ऐसे में सरकार को वहां संकट जरूर है। हालांकि दोनों पार्टियों की बात करें, दोनों तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। तो बिल्कुल रवि सिसोदिया, अब देखने वाली बात होगी कि किसकी हार और किसकी जीत होगी, वो आने वाले वक्त ही बताएगा। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। एकनाथ शिंदे के बगावती तेवर अगर बरकरार रहते हैं तो महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे हुकूमत खतरे में आ सकती है। महाराष्ट्र असेंबली में अक्सरियत का हिस्सा 169 है। फिलहाल उद्धव सरकार के पास 171 का अक्सरियती हिस्सा है। लेकिन अगर एकनाथ शिंदे अपने साथी शिवसेना अरकान असेंबली के साथ शिवसेना छोड़ देते हैं या बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं तो उद्धव हुकूमत गिर सकती है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ 11 अरकान असेंबली होने और मजीद 9 के राब्ते में होने की बात कही जा रही है। ऐसे में उद्धव हुकूमत के पास जो हिस्सा रह जाएगा वो 151 का रहेगा। ऐसे में एक बात तो तय है कि 20 शिवसेना के और 8 आजाद उम्मीदवारों का सहारा लेकर बीजेपी हुकूमत बनाने का दावा नहीं कर सकती, क्योंकि फिलहाल बीजेपी के पास 106 अरकान असेंबली है। शिवसेना और आजाद उम्मीदवार मिलाकर 134 का हिस्सा हो जाएगा। ऐसे में बीजेपी को हुकूमत बनाने का दावा पेश करने के लिए 35 अरकान असेंबली की जरूरत पड़ेगी। उधर उद्धव हुकूमत गिर जाती है तो जो इम्कानात है उसमें सबसे पहले उद्धव हुकूमत सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, दूसरा बीजेपी रियासत में सदर राज के निफाज की अपील कर सकती है और तीसरा दोबारा इंतखाबात हो सकते हैं। ये ऐसे जो लोग होते हैं इस प्रकार के जो मध्य प्रदेश पैटर्न, राजस्थान पैटर्न जो हुआ है जिसमें, ये सभी लोग गुजरात में ही क्यों रखे जाते हैं? ये देश तो बहुत बड़ा है। सूरत में है, मैंने सुना है, हमारा उनसे संपर्क हुआ है, हमारे सब एमएलए वहां है। उसमें से बहुत से लोग जो है वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनको वापस आना नहीं दिया जा रहा है। उनकी घेराबंदी की है। ये घेराबंदी सिर्फ गुजरात में ही हो सकती है, क्योंकि वहाँ किस प्रकार की सरकार काम करती है और केंद्र किस प्रकार से वहाँ अपना काम कर लेती है, आपको मालूम है। लेकिन जब भी मौका मिलेगा हमारे सभी एमएलए यहाँ वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो निष्ठावान शिवसैनिक है। क्या इस बारे में आपकी उद्धव जी से शरद पवार जी सबसे चर्चा चल रही है। माननीय पवार साहब से, आदरणीय पवार साहब से चर्चा है, शुरू है। उद्धव जी से मेरी लगातार बातचीत चल रही है। मुझे इतना ही विश्वास है सब कुछ ठीक हो जाएगा और जो मंसूबे लेकर अपने आप को किंग मेकर समझकर कुछ लोग जो काम कर रहे हैं वो सफल नहीं हुआ। इससे पहले भी देखा था 80 घंटे की सरकार बनाने की कोशिश बीजेपी ने की थी, सभी एमएलए वापस आ गए थे। क्या उसी तरह की इसी तरह से हमारे कर रही है? सभी हमारे एमएलए वापस आ जाएंगे, क्योंकि ये सभी जो एमएलए है वो पुराने शिवसैनिक है, निष्ठावान शिवसैनिक है। शिवसेना के बुरे समय में भी हमारे साथ रहे। अब तो अच्छा समय है। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त हुआ छोटे से वक्फे का। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। अब बात करते हैं आलमी योग दिवस की। आठवां आलमी योग दिवस देश और दुनिया में जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस मुनासबत से मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। कलीदी प्रोग्राम मैसूर पैलेस मैदान में हुआ, जहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हमरा बड़ी तादाद में योग किया। इस मौके पर वजीर आयुष सर्विनंद सोनोवाल भी मौजूद थे। इस बार योग दिवस का थीम योगा फॉर ह्यूमैनिटी है।
इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग अब एक आलमी त्योहार बन गया है, ये पूरी इंसानियत के लिए है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मजीद कहा कि हमें योग को जीतना है और पनपना भी है। सामान्य स्थिति में ले आइए और विश्राम कीजिए। कुत्ता कालुಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಿರಿ, अपने एड़ियों को शरीर के तरफ ले जाइए। ಎರಡು ಪಾದಗಳನ್ನು अब हम मैसूरू जैसे भारत के आध्यात्मिक केंद्रों ने जिस योग ऊर्जा को सदियों से पोषित किया, आज वो योग ऊर्जा विश्व स्वास्थ्य को दिशा दे रही है। आज योग वैश्विक सहयोग का पारस्परिक आधार बन रहा है। आज योग मानव मात्र को निरोग जीवन का विश्वास दे रहा है। हम आज सुबह से देख रहे हैं कि योग की जो तस्वीरें कुछ वर्ष पहले केवल घरों में, आध्यात्मिक केंद्रों में दिखती थी, वो आज विश्व के कोने कोने से आ रही है। ये तस्वीरें आत्मिक बोध के विस्तार की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें एक सहज, स्वाभाविक और साझी मानवीय चेतना की तस्वीरें हैं। खास तौर पर तब जब दुनिया ने बीते 2 सालों में सदी की इतनी बड़ी महामारी का सामना किया। इन परिस्थितियों में देश, द्वीप, महाद्वीप की सीमाओं से ऊपर योग दिवस का ये उत्साह, ये हमारी जीवटता का भी प्रमाण है। योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। इसलिए इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। मैं इस थीम के जरिए योग के इस संदेश को पूरी मानवता तक पहुंचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस का और सभी देशों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। उधर उत्तर प्रदेश के सभी 75 अजला में 7500 जगहों पर प्रोग्रामों का इनाकाद किया गया। राजभवन में योग दिवस पर हुए प्रोग्राम में वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। इस मौके पर खिताब करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आलमी योग दिवस भारत को अपनी अजीम विरासत की याद दिलाता है। छोड़ते हुए फिर से आपने देखा होगा कि इस बार का थीम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से जो दिया गया है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यानी योग मानवता के लिए। मानवता के लिए किस रूप में? लगभग 2 वर्ष के बाद इस सामूहिक योगाभ्यास का कार्यक्रम योग दिवस के अवसर पर हो पा रहा है। पूरे विश्व ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को झेला है, देखा है, और कोरोना जैसी महामारी के दौरान सबने इस बात को देखा है कि जिसकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है वही रोग के सामने टिक पाएगा। भारतीय मनीषा इसी बात को कहती रही है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यानी अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो धर्म के सभी साधन अपने आप ही कर्म दर कर्म सफल होते हुए जाएंगे। लेकिन अगर शरीर आरोग्य नहीं है, शरीर रोगी है, निरोगी नहीं है, तो फिर धर्म का कोई भी साधन आपका सफल नहीं हो सकता। यानी जीवन में कोई भी कार्य आप सफलतापूर्वक कर पाएंगे, ये अपने आप में एक प्रश्न खड़ा करता है। और इसीलिए योग का जो पहला नियम है, मुझे लगता है वह तो
अनुशासन से ही जुड़ा हुआ है। योग हमें अनुशासन में बांध करके यह हमें निरोगता की ओर, हमारे शारीरिक और मानसिक विकास की ओर, उसके उन्नयन की ओर लेके जाता है। एक बड़ी यानी एक छोटी सी व्यवस्था से बड़े आयाम की ओर हम सबको ले जाने का कार्य करता है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। बारामूला के शेरी इलाके में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। शेरी मार्केट में आग लग गई है, 3 दुकानें जलकर खाकस्तर हो गई है। आग पर काबू पा लिया गया है। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां जिला बारामूला के शेरी इलाके में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। शेरी मार्केट में आग लग गई, 3 दुकानें जलकर खाकस्तर हो गई। आग पर काबू पाया गया है, इस तरह की खबर मिल रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से शेरी इलाके में आग का एक वाक़या पेश आया। शेरी इलाके में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है, जहां पर 3 दुकानें जलकर खाकस्तर हो गई है। ताहम ये भी बताया जा रहा है कि अब आग पर काबू पाया गया है। बारामूला से बड़ी खबर, जहां पर शेरी इलाके में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, 3 दुकानें जलकर खाकस्तर हो गई। ताहम राहत की खबर यह है कि अब आग पर काबू पा लिया गया है। जम्मू कश्मीर के जिला बारामूला के शेरी इलाके से आतिशज़दगी की खबर, जहां पर 3 दुकानें जलकर खाकस्तर हो गई। राहत की खबर यह है कि अब आग पर काबू पा लिया गया है। योगा डे के मौके पर उधमपुर के बकरम पार्क ग्राउंड में एक खुसूसी योगा कैंप का इनेकाद किया गया। इसमें बड़ी तादाद में फौजी अफसरान और जवानों ने शिरकत की। योगा कैंप का मकसद योगा को फरोग देना और इसके ताल्लुक से लोगों में बेदारी पैदा करना था। कैंप में इस बात पर जोर दिया गया कि योगा सिर्फ एक वर्जिश नहीं, बल्कि सेहतमंद जिंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका है। योग दिवस के मौके पर जामिया मिलिया इस्लामिया में भी योग का एहतिमाम किया गया। जामिया के तलबा ने बड़ी तादाद में योगा किया। इस मौके पर तलबा को योग के फवाइद के बारे में जानकारी दी गई। पॉजिटिव थॉट्स आते हैं तो निश्चित रूप से योग करने के हमेशा बहुत फायदे ही होते हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन ये है कि जो लोग नहीं करते वो भी योग करने के लिए प्रेरित हों। इस कार्यक्रमों का उद्देश्य यही है, क्योंकि कई बार आप दूसरों को देख के चीज़ें करना सीखते हैं। तो गाजियाबाद के सांसद, राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी यहाँ पर मौजूद थे, जो बड़े पैमाने पर आज योग किया गया है यहाँ पर, और एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यहाँ पर मनाया गया है। सर, आज आप योग में शामिल हुए और बड़े पैमाने पर योग किया गया, पुलिस लाइन में भी कार्यक्रम आयोजित था, तो सर क्या कहना चाहेंगे? मैं जनपदवासी के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। योग ऐसे चीज़ है, आपका शांति भी है और आपका मेंटल फिटनेस इंप्रूव करते हैं, ये सांस कंट्रोल के साथ। तो नाज़रीन, खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।